नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 6 साल के अंतराल के बाद गेहूं का आयात शुरू करने के लिए तैयार है ताकि घटते भंडार की भरपाई की जा सके और 3 साल की निराशाजनक फसल के बाद बड़ी कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। इस रिपोर्ट पर टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि 2018 के बाद पहली बार अनलॉक हुई एक और उपलब्धि, भारत को इस साल रूस से गेहूं आयात करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक रहा है और अब हम अपने लोगों का पेट भरने के लिए आयात पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हाल ही में चुनावों के दौरान वादा किया था कि वो 80 करोड़ लोगों को दिया जाने वाला मुफ्त राशन दोगुना कर दिया जाएगा। खाना कहां से आएगा? हमेशा की तरह मोदी का एक और बेशर्म झूठ। कांग्रेस ने कहा कि निवर्तमान मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का एक और उदाहरण सामने है। एक तरफ उन्होंने धान और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि वो गेहूं के आयात को प्रोत्साहन देने के लिए आयात कर को हटाने वाले हैं। 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त निवर्तमान प्रधानमंत्री ने किसान संगठनों से वादा किया था कि वो एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ उस वादे को तोड़ा है बल्कि अब किसानों के साथ विश्वासघात भी कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे है। एमपी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को भरपूर सीटें दे दी हैं। कहा है कि कांग्रेस गठबंधन को 332 सीटें मिलने जा रही हैं और बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें और क्षेत्रीय दल और अन्य को 21 सीटें मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही लिखा है कि 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। हालांकि ये कोई सर्वे नहीं बल्कि एक पार्टी की इच्छा है। इसी तरह से बीजेपी वाले भी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गुट को निर्णायक जनादेश मिलेगा और प्रधानमंत्री पर फैसला 48 घंटे से भी कम समय में हो सकता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अधिकतम सीटें उसके नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होंगी। यूपी में 6 चरणों का लोकसभा चुनाव हो चुका है और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है। तमाम टीवी चैनल लगातार तरह तरह से संकेत दे रहे हैं कि यूपी में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की राय इससे अलग है। यूपी को लेकर उन्होंने अपने अनुमानों में कई बार फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश में जब 4 चरणों में 39 सीटों का चुनाव पूरा हो गया तो योगेंद्र यादव ने बताया था कि भाजपा की हालत पतली है। यादव ने उस समय कहा था कि भाजपा को 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। 6 चरणों के मतदान के बाद योगेंद्र यादव ने यूपी को लेकर अपने आकलन में बदलाव किया है। एबीपी न्यूज पर उन्होंने बुधवार 29 मई को कहा कि 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मैं कह सकता हूं कि यूपी में इस बार भाजपा का वोट खिसक रहा है। इस बार भाजपा की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि भाजपा 50 से 52 सीटों से ज्यादा नहीं पा सकेगी। अगर भाजपा की वोटिंग फीसद में कमी आई तो यूपी में सीटों की संख्या 40 तक रह जाएगी। लोकनीति सीएसडीएस के संजय कुमार ने महाराष्ट्र को लेकर दावा किया है कि यहां इस बार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को फायदा मिलता दिख रहा है। संजय कुमार का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र को लेकर बहुत उलझन है। यहाँ 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन सहानुभूति शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। उनका कहना है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन को 25 से 26 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में एनडीए को 2019 की तुलना में नुकसान हो रहा है। संजय कुमार ने कर्नाटक को लेकर भी बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि कर्नाटक में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यहाँ कुल 28 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने इनमें से 25 पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन कर रखा है और सिर्फ 25 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस के लिए खास बात यह है कि कर्नाटक में उसकी सरकार है। उसके 3 बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम खुद चुनाव प्रचार में जी जान से जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से बीजेपी को कर्नाटक में नुकसान तय है। इस बार पार्टी के लिए 25 सीटें जीत पाना संभव नहीं लगता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अब मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान का भी जवाब दिया है जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके साथ ही मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर भाषण के स्तर को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव से पहले मनमोहन सिंह ने गुरुवार को देशवासियों के नाम एक खत जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चाओं को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मोदी जी ने घृणा वाले और नफरत भरे भाषण दिए हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, असंसदीय और निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मेरे कुछ गलत बयान भी दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी को दूसरे से अलग नहीं किया। ये भाजपा का विशेष अधिकार और आदत है। पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 750 किसान, जिसमें से ज़्यादातर पंजाब से थे, दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक इंतजार करते और शहीद हुए। जब लाठी और रबर की गोलियों से भी मन नहीं भरा तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हमारे किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर उनका अपमान किया। किसानों की सिर्फ यही मांग थी कि उनसे चर्चा किए बिना उन पर थोपे गए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। शांति और सद्भाव की अपील करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पंजाब के हर मतदाता से विकास और समन्वित प्रगति के लिए वोट देने की अपील करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने जवानों को मजदूर बनाकर रख दिया है। उन्होंने फिर कहा कि वो सरकार में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। ओडिशा के बालासोर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। इस सरकार ने जवानों को मजदूर बनाकर रख दिया है। हम जवानों को एक बार फिर जवान बनाएंगे। विपक्ष ने पीएम मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। उन्होंने कहा कि हमने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का प्रसारण किया गया तो उनकी टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन तक बढ़ाने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया था। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान रमजान में लगातार बिजली रहती थी लेकिन जन्माष्टमी पर नहीं रहती थी। रैली में उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों के पास 2 विकल्प हैं, एक जिसने राम मंदिर बनवाया और दूसरा जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अमित शाह ने बुधवार को पूर्वांचल में महाराजगंज, देवरिया, बलिया और रॉबर्ट्सगंज में रैली की। इन सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। पुणे पोर्शे कार हादसे में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के मामले में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब उनके साथ पूछताछ में कई नई जानकारियां पुणे पुलिस के हाथ लग रही हैं। इस मामले में एक नया मोड़ ससुन अस्पताल के डीन विनायक काले के बयान के बाद आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर तावरे को पिछले कुछ मामलों में आरोपी पाए जाने के बावजूद एक मंत्री और विधायक की सिफारिश पर फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग का प्रमुख बनाया गया था। अस्पताल के डीन विनायक काले ने कहा कि महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ और विधायक सुनील टिग्रे ने एक पत्र लिखकर डॉक्टर अजय तावरे को ससुन अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग का प्रमुख बनाने के लिए कहा था। मंत्री और विधायक दोनों ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट से हैं, जो महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन में सत्ता में है। विधायक सुनील टिग्रे पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो दुर्घटना के बाद एरबड़ा पुलिस थाने गए थे और उन्होंने अधिकारियों पर मामले में नया रुख अपनाने का दबाव बनाया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में मजबूत गति से विस्तार किया, जिससे वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर
बढ़कर 7.6% हो गई। ये 2022-23 में 7% थी। ये लगातार तीसरे वर्ष 7% या उससे अधिक रही। इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में दक्षिणी गजा शहर रफा में लोगों की मौत हो रही है, जिससे दुनिया भर में उस हत्याओं की निंदा हो गई है और सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा अभियान ने गति पकड़ ली है। इस बीच अब इजरायल इसका जवाब लेकर आया है। इजरायल का नया अभियान है कि 7 अक्टूबर को आपकी नजरें कहां थी। बता दें, ये लोगों को 7 अक्टूबर को हमास के हमलों की याद दिलाने का काम करता है, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।